हेलो बच्चों, आज का हमारा क्लास 12 का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल एट एनी पॉइंट पी। किसी भी पॉइंट पी पे शॉर्ट डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप समझे बच्चों इसको। मान लेते हैं दो चार्जेस ले लिए, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक पॉइंट पी ले लिया बच्चों, लेट दिस पॉइंट इज ओ। ये इसका क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। दिस इज द मिड पॉइंट ओ। हमने यहां पोटेंशियल निकालना है। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं आर ए, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर बी। दिस इज आर बी, दिस इज आर ए। एक बात ध्यान रखनी है, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट डाइपोल, आइडियल डाइपोल। और आइडियल डाइपोल के केस में ये जो स्पेसिंग होती है ये बहुत 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 कम होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट पी पे इस क्यू की जैसे चार्ज निकालिए। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर ए। सिमिलरली पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से अगर निकालोगे वो आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर बी। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल अगर हम लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से। इनकी वैल्यू अगर पुट करेंगे आप, के क्यू डिवाइड बाई आर ए माइनस का है, प्लस के क्यू डिवाइड बाई आर बी। अब हम इनको समेशन जब करेंगे बच्चों इनका, तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। के क्यू अगर बाहर ले लें, अंदर आ जाएगा 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। अब हमें ना तो आर ए गिवन है और ना ही आर बी गिवन है, हमें दो बातें गिवन है। एक तो बच्चों ये डिस्टेंस आर, यानी एक तो हमें पता है ओ पी कितना है, ओ पी इज गिवन आर, और एक थीटा एंगल पता है जो पोजीशन वेक्टर का मिड पॉइंट के साथ है, ठीक है ना। इस ओ पॉइंट के साथ पी के पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। लेकिन हमें निकालना है आर ए और आर बी, क्योंकि डाइपोल शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल है, तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो। यहाँ पर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं ऐसे। जब इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो बच्चे इसके ऊपर। इसको हम यहां से, ये क्या था अपने पास, ये यहाँ पर हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। इसको मान लेते हैं बच्चों एम पॉइंट, और यहाँ से इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो इसको मान लेते हैं हम एन पॉइंट। यानी अब हमारे पास जो ज्योमेट्री बन गई है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना आएगा बच्चों, ये भी थीटा आएगा। ए बी जो डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस ए बी दे रखी है 2a। तो आप शॉर्ट डाइपोल के केस में ये कह सकते हो कि जो ए पी है वो नियरली इक्वल टू पी एम है, जबकि पी एम को आप लिख सकते हो ओ पी प्लस ओ एम। इसी टाइप से देखो, ए पी और पी एम अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे, इसलिए, और पी एम को लिख सकते हैं ओ पी प्लस ओ एम। इसी प्रकार पी बी और पी एन भी क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे। तो बी पी इज कंपेरेबल टू पी एन, और इसको लिख देंगे यहाँ पर, पी एन की वैल्यू आ जाएगी ओ पी माइनस ओ एन, ओ पी माइनस ओ एन। अब ओ पी कितना है, ओ पी है आर, ओ पी की वैल्यू कितनी बच्चों, आर। यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी है, आर। अब हमें ओ एम निकालना है। इस ज्योमेट्री में आप ओ एम निकाल सकते हो, ये निकालनी है। ये डिस्टेंस पता है ए है, ये डिस्टेंस भी पता है ए है, तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ओ एम की वैल्यू आ जाएगी ओ एम डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू कोस थीटा, ए कोस थीटा, और ओ एन की वैल्यू भी आएगी ए कोस थीटा। आप इसको लिख सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, प्लस ओ एम की वैल्यू ए कोस थीटा माइनस ये क्या आएगा बच्चों, ए कोस थीटा। तो आप यहाँ से फाइंड आउट करके वैल्यू निकालिए इसकी। तो टोटल पोटेंशियल P जो आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू
के क्यू ब्रैकेट 1/r माइनस ए कोस थीटा आर बी को, और आर ए की वैल्यू आ जाएगी आर प्लस ए कोस थीटा। के क्यू एलसीएम आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा प्लस आर माइनस ए कोस थीटा। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, यहाँ माइनस था बच्चों, माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस आएगा तो ये रहेगा आपका प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो आर कैंसिल आउट होगा, ए कोस थीटा कैंसिल नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 2a कोस थीटा, क्यू साथ में है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्यू इंटू 2a बन गया p, के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों। अब ये आ गया v। इसकी खास बात देखिए बच्चे क्या है कि क्योंकि डायपोल शॉर्ट है, तो फॉर शॉर्ट डायपोल a कोस थीटा को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो जो r है वो a से बहुत बहुत ज़्यादा आएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो v आ जाएगा के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आप दोनों केस कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया बेटे आपका डायपोल मोमेंट के लिए। और स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पर, ये आप देखिए, अगर मैं यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ कितनी, अगर पहला केस अगर थीटा 0 है तो एक्सियल का केस हो जाएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा इक्वेटोरियल का केस, इक्वेटोरियल का केस। तो एक्सियल के लिए क्या आएगा, एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, सॉरी पोटेंशियल हो जाएगा, एक्सियल का पोटेंशियल आ जाएगा के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल का क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ये हमने कल पहले भी किया था पिछले लेक्चर में भी। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा, डायपोल किसी भी पॉइंट पी पे अगर जो क्या है पॉइंट, वो पॉइंट अगर आपका किसी इस तरह से है कि वो आपके ओ पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर एंगल थीटा बनाता है, तो हम उस हिसाब से उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ है बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, ध्यान से देखिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दे रखा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अराउंड आपने कोई एक सरफेस ड्रा किया, और वो सरफेस ड्रा करने पर अगर उस सरफेस का जो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इसको अगर सीधी सी भाषा में हम समझें, इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, और वो एग्जांपल क्या है कि जैसे अर्थ पे एक सरफेस है, प्लेटफॉर्म है एक, और वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल प्लेन प्लेटफॉर्म और लेवल्ड प्लेटफॉर्म है। लेवल्ड का मतलब बिल्कुल सीधे एक जैसा, और उस लेवल्ड प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे मूव कर रहे हो तो उस प्लेटफॉर्म के हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। दैट पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब किसी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या किसी आप उसके रिस्पेक्ट में अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका जो लेवल है वो लेवल अगर हर जगह सेम है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यही रीज़न है कि उस पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम होने की वजह से अगर उस पूरे सरफेस पे आप पानी डाल देंगे तो उस पानी का नेट फ्लो कहीं भी नहीं होगा। अगर मान लें कहीं भी पानी डाल दिया तो पानी क्या होगा बच्चों, वही ठहर जाए। क्यों? क्योंकि पानी को फ्लो करने के लिए भी
पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस उसको वहां नहीं मिलेगा तो वहां पानी का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात हमने ध्यान रखनी है। पानी का फ्लो तभी होगा जब दो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले ली, उस हॉरिजॉन्टल पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, जब तक आप उस हॉरिजॉन्टल पाइप के थ्रू दोनों एंड पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो पानी अपने आप उसमें से फ्लो नहीं करेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी। यही सेम बात यहाँ पर है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नोट कर सकते हो आप। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दोज सरफेसेस और एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल रिमेन सेम, जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। कुछ खास प्रॉपर्टीज है बच्चे इसकी। पहली प्रॉपर्टी है वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। मान लिया ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया आपको, कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, मैंने ऐसे बना दिया तो यही शेप का होगा, जरूरी नहीं है। ये पॉइंट ए है बच्चों और ये पॉइंट बी है। तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए मल्टीप्लाई बाई जिस चार्ज को मूव करवा रहे हो वो चार्ज आ जाएगा। तो यह आ जाएगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट बी कितना मान लिया बच्चों, मान लिया वी मान लिया, पोटेंशियल एट ए भी कितना होगा, वी होगा, तो इसीलिए वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। जिस तरह से टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो एक ही पॉइंट पे दो पॉसिबल वैल्यू पोटेंशियल की होंगी, जो पॉसिबल नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी पॉसिबल टू वैल्यूज वहां पर होंगी। तीसरा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या आएगी बच्चे, परपेंडिकुलर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई कॉन्सेप्ट्स में आपकी ये हेल्प करेगा। और किस तरह से होगा देखो, कैसे देखेंगे हम। तो जैसे हमने कहा कि ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम ये कोई कहे आपको एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कीजिए, ये क्यू चार्ज है बच्चे, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पॉइंट चार्ज से ये जो सरफेस है यहाँ 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 हर पॉइंट पे इस पे कहीं भी देखिए ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, और स्फीयर के हर पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ले सकते हो, ये आ गया यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे बच्चे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो गैप है वो गैप लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है, ये डॉटेड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जिसको हमने पहले गॉसियन सरफेस भी बोला था, उसी टाइप की लाइंस इसकी आएंगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस की भी यही प्रॉपर्टी थी कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ही मिल रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे बच्चे सेम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बात हमने वहाँ नोट की थी। तो यहाँ से अगर मान लिया प्लस चार्ज दे रखा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा बच्चे, कुछ इस टाइप से आएगा ऐसे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है वो इस गिवन चार्ज के सरफेस के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आया है इसके क्या रहेगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया बच्चे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। दूसरा पॉइंट देखिए, और भी हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। अगला पॉइंट ये है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। ध्यान से सुने मेरी बात, दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2, दिस इज सरफेस नंबर 3। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो या जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ है, इसका मतलब फील्ड हाई से लो की तरफ जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पोटेंशियल क्या है, कम है। आपको सर आप तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी सरफेसेस, दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस, देयर इज थर्ड सरफेस एंड देयर आर सो मेनी सरफेसेस। अगर इतने सारे सरफेसेस होंगे इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग सरफेस का पोटेंशियल जो है बच्चों अलग अलग होगा। जो सबसे नजदीक होगा चार्ज के, इसको इसी भाषा में कह सकते हैं आप पॉजिटिव चार्ज के, तो उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा आएगा। और चेक करने का तरीका यही है, जिस तरफ फील्ड की डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो आप साफ तौर पर कह सकते हो इस केस में V1 सरफेस, फर्स्ट सरफेस का पोटेंशियल सेकेंड सरफेस से ज्यादा होगा,
और सेकंड सरफेस का पोटेंशियल थर्ड सरफेस से ज़्यादा होगा। ये बात आप आमतौर पर इसमें दिखा सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। ये जो डायरेक्शन है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगी, उसकी डायरेक्शन जो आएगी। क्लियर होगी बात। अगला केस हम लेते हुए, तो एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज कैसे होता है बच्चे आपको पता है, उसका जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसी प्रकार आप सिलेंड्रिकल सरफेस ले सकते हो। अगर एक वायर है, कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी वायर के ऊपर, और इस वायर की जैसे आप इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना चाहते हो, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालने के लिए मान लेते हैं ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज है इस वायर पे, और कैसा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको भी हमने क्या करना है बच्चों, इसको अगर हमने इसका सरफेस अगर ड्रा करना है तो इसका सरफेस कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसे हम इसको ड्रा कर सकते हैं, लाइक दिस। तो एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वो कैसा होगा, वो गॉसियन सरफेस की तरह से ही होगा जो उसका गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया था। और कैसा होगा बच्चों, सिलेंड्रिकल सरफेस का होगा। इस सिलेंडर के इस सरफेस पे देखो, यहाँ ये जो कर्व्ड सरफेस है, सारा का सारा जो कर्व्ड सरफेस है इसका, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। जो स्पेसिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि फील्ड स्ट्रेंथ है जो वीक होती जा रही है उस रीजन के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। अगला केस ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, किसके लॉन्ग दे रखा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग दे रखा है। नाउ ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे दिया बच्चा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना, तो कैसे ड्रा करोगे, ये कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे, क्योंकि हमने जैसे ये इस तरह से यहाँ आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ दिखा सकते हो। इस तरह से आप देखिए, जो ये सरफेस है किस तरह से है, जैसे मान लीजिए ये जो मेरा जो हैंड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर मैं फील्ड इंटेंसिटी यहाँ दिखा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में से कुछ इस तरह से आएगी, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। तो ये तो होगी फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। और दिखा सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो कुछ आपको पता, स्पेसिंग आपको सेम दिखानी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन में। तो अगर ऐसे दिखाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और ये क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है तो उस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन आप ड्रा करेंगे वो प्लेन उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। बात वही है, अगर ये V1 है और ये V2 है तो ये बात वही है बच्चों। एक और आप यहाँ बना सकते हो, क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया नहीं आएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खास बात और होती है बच्चों, जैसे मान लें ये यहाँ हम दिखाएं एक प्लेन सरफेस और यहाँ दिखा देंगे, इस तरह से, ये कुछ इस टाइप से दिखा देंगे, ऐसे, ठीक है। अब ये जो स्पेसिंग आएगी बच्चे देखो, ये जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग सेम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो स्पेसिंग है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी बता रहा है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, और पोटेंशियल जो है हमेशा हाई से लो की तरफ फील्ड जा रही है, तो इसका मतलब ये हाई होगा और ये क्या आएगा बच्चे, लो आएगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये दे दे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मान लेते हैं वो जेड एक्सिस के लॉन्ग, जैसे ऐसे दे दिया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजिंग अलोंग जेड एक्सिस, यानी डायरेक्शन तो फिक्स दे दी, डायरेक्शन तो क्या दे दी, फिक्स दे दी, लेकिन क्या है, इंक्रीजिंग है। कैसे बच्चों, इंक्रीजिंग है। तो अगर इंक्रीजिंग जेड है फील्ड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, अगर इंक्रीजिंग ई है तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएगा, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, प्लेन आएंगे जैसे हमने पहले ड्रा किए थे, इसी टाइप से प्लेन बनेंगे। लेकिन इन प्लेन में जो आएगी बात खास आएगी, जैसे ये ले लिया फर्स्ट प्लेन, एक प्लेन बन जाएगा बच्चों सेकंड, और इसी प्रकार जब थर्ड प्लेन आप दिखाएंगे, अब उस प्लेन में कैसे दिखाना, अपने इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर है तो ये जो गैप बच्चे वो और कम हो जाएगा,
ये जो है देखो, यहाँ जो गैप था ज़्यादा था, और आगे जाएंगे गैप कम होगा, और आगे जाएंगे तो गैप क्या होगा, और कम होगा। ये V1 है, ये V2 है, और ये क्या है बच्चों 3 है। ठीक, तो डायरेक्शन जो देखनी है आपने हमेशा वो इसी हिसाब से देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, किस टाइप से आएगी, तो उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा। ठीक है, अब मान लिया कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से दे दिया, लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस इज गिवन लाइक दिस, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से दे रखा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी। देखो इन दोनों के बीच की स्पेसिंग बटे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की, ये V1 है, ये V2 है। ठीक, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है मान लेते हैं वो ये है, दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो क्या होगा इस केस में, एंगल बन गया थीटा, तो जो dr होगा बच्चे, तो dr है आपका, ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, मैंने पहले भी बताया था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका रिलेशन निकालते हो, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, नेगेटिव साइन के साथ। सो dr जो है जो dr की वैल्यू है इज इन डायरेक्शन ऑफ E, तो जो dr है वो E की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो E की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इस केस में जो dr आएगा, अगर आपने ये dr माना हुआ है, ये अगर dr माना हुआ है, तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चे वो dr cos थीटा आएगी। क्या आएगी, dr। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इसका रिलेशन क्या बनेगा, dv डिवाइड बाई dr cos ऑफ थीटा, क्योंकि हमें ये दे रखा है और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, क्योंकि जो dr है स्पेसिंग जो ले रहे हो आप, दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हो कि डिफरेंस कितना है, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो dr की वैल्यू है वो किस तरह से आप लेंगे। दैट शुड बी टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ये था बच्चे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का केस। अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कुछ ऐसे, मान लेते हैं देयर आर टू सरफेसेस, surface number 1, surface number 2, this having electric potential of 20 volt, it has a electric potential of 20 volt, we want to move a charge from point A, charge की वैल्यू 2 कूलम दे रखी है, to a point B, what will be the work done? So work done to move a charge from A to B, A to B अगर लेके जाएंगे, वर्क डन क्या आएगा, तो वर्क डन आएगा बेटे पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A मल्टीप्लाई बाई जो चार्ज आप लेके आए हो। पोटेंशियल दोनों पे सेम है, 20 वोल्ट है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इस पे -20 होता बच्चों और इस पे क्या होता 20 होता, तो वर्क डन कितना आता, फिर देखिए वर्क डन कितना आता, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम A टू B, तो डेफिनेशन है वर्क डन की पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A मल्टीप्लाई बाई जो चार्ज को आप लेके आए हो दैट इज 2, तो ये जो रिजल्ट आएगा बच्चों ये आ जाएगा -80 जूल, तो नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। डिपेंड करता है कि क्या पॉइंट दे रखे और किसके रिस्पेक्ट में आप वर्क डन निकालने जा रहे हो। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट एक क्वेश्चन इस तरह से ले सकते हो आप, मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर रिंग एंड ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। ठीक है, वी वांट टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट डी सी एंड टू पॉइंट डी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी। सो वर्क डन निकालना है, तो अगर आप ए से बी मूव करवाओगे या आप ए से सी मूव करवाएंगे या आप ए से डी मूव करवाएंगे, तो आपने वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू डी। क्यों होगा, दो बातें यहाँ आपको एक पहले से पता है कि हमारा जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है बच्चों इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। आप ये चेक कीजिए इनिशियल पे पोटेंशियल कितना और फाइनल पे पोटेंशियल कितना है। अब ये पूरी रिंग है, इस रिंग के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा, अगर इस रिंग का रेडियस मैंने r मान लिया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा बच्चों वो आएगा V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, V इज इक्वल टू
के क्यू बाई आर, ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो ये पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहेगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। और अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो ए से बी जाने पर, ए से सी जाने पर और ए से डी जाने पर वर्क डन बराबर तो होगा ही होगा, लेकिन कितना होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा कि पोटेंशियल जो है बच्चों वो सरफेस जहाँ आप वर्क निकाल रहे हो वो सरफेस कैसा है, उसका पोटेंशियल किस टाइप का है। तो वर्क डन की बड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज multiply by the potential difference between the 2 point between which the charge particle is to be moved, जहाँ से जहाँ उसको मूव करवाया जाएगा। इस तरह से हम इसका पता कर सकते हैं। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज थी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी और आपको आइडिया आया होगा कि किस प्रकार से हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बेटा, एक छोटा सा पॉइंट और हम इसका डिस्कस करते हैं। वो क्या है, हमने देखो ये पता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर है। अगर इसको 0.1 लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी रीजन में, अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बच्चों, ई है, तो अगर ई जीरो कर दें, अगर ई की वैल्यू हम जीरो कर दें, अगर ई की वैल्यू जीरो कर दें, तो इसका मतलब डी वी बाई डी आर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। और इसके जीरो आने का मतलब ये नहीं है कि v भी जीरो होगा, क्योंकि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आइदर या तो v क्या हो बच्चों, मैक्सिमम हो, या v क्या हो, मिनिमम हो, या v क्या हो, जीरो हो। जब वैल्यू मैक्सिमम अटेन कर लेगा तब भी कांस्टेंट फिक्स हो जाएगी वैल्यू उसकी, मिनिमम तो भी फिक्स हो जाएगी, या फिर क्या हो, जीरो हो। तो इसका मतलब ये हुआ v या तो कांस्टेंट होगा, या v क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। कांस्टेंट नॉन जीरो होगा या फिर क्या होगा, जीरो होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ऐसे केस हमने किए थे, कि अगर e जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है नीड नोट टू बी v इक्वल टू जीरो। अगर अगर e जीरो है, अगर e क्या है, जीरो है, तो इसका ये जरूरी नहीं है कि v भी जीरो होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? तो आप केस हमने किए थे, e जीरो है, v जीरो हो सकता है, e जीरो है, v जीरो नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि होगा। e अगर नॉन जीरो है तो v नॉन जीरो भी हो सकता है, e नॉन जीरो है तो v जीरो भी हो सकता है। तो 4-5 केस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, आप एक बार वहां से उनको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एज वेल एज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा बच्चे वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेज, और लास्ट में फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के करके देखेंगे। ओके, तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द पोटेंशियल विल बी द लास्ट लेक्चर।